नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ नोटिस खारिज करने का फैसला पूरी तरह संविधान के अनुरूप। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का बयान, कहा गहन विचार विमर्श और सभी नियम प्रक्रियाओं का किया गया पालन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकती संसदीय प्रक्रिया। गांवों के विकास के लिए बजट की नहीं कमी, लेकिन पारदर्शी तरीके से हो पैसों का सही इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के मंडला में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन। आदिवासी इलाकों के विकास के लिए 5 साल में खर्च होंगे 2 लाख करोड़ रुपए। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की बैठक में सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण का सख्त संदेश, कहा आतंकी गुटों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मतभेद भुलाकर कारगर रणनीति अपनाने की अपील। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी ढेर। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सेना का एक जवान और एक पुलिसकर्मी हुआ शहीद। दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों पर लगाई रोक। 2 हफ्ते में सड़कों पर और फुटपाथ से अवैध कब्जों को हटाने का आदेश। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांवों के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से बजट का सदुपयोग कैसे हो। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की। साथ ही आदिवासी इलाकों के विकास के लिए रोड मैप को सार्वजनिक किया गया, जिस पर अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में बदलाव के बिना देश नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि अब गांवों के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई एक जमाना था जब बजट के कारण शायद मुसीबतें रही हो, लेकिन आज बजट की चिंता कम है। आज चिंता है बजट का, पैसों का सही उपयोग कैसे हो, सही समय पर कैसे हो, सही काम के लिए कैसे हो, सही लोगों के लिए कैसे हो, और जो हो इसमें ईमानदारी भी हो। ग्राम स्वराज योजना का मकसद ग्रामीण स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत और दक्ष बनाना है। इसका मकसद पंचायतों की क्षमता और उसके असर को बढ़ाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आदिवासी इलाकों के विकास के लिए रोड मैप का अनावरण किया। इन इलाकों के विकास के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो हालिया फैसले लिए हैं, उससे महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी। उन्होंने बेटों को जिम्मेदार बनाने पर भी जोर दिया। परिवार में जरा बेटों को जिम्मेवारी सिखाना भी शुरू करें। अगर बेटों को जिम्मेवारी सिखाना शुरू करेंगे तो बेटियों को सुरक्षित करना कभी कठिन नहीं होगा। और इसलिए जो बेईमानी करेगा, जो प्रश्न आचरण करेगा, राक्षसी कार्य करेगा, वो फांसी पर लटक जाएगा। प्रधानमंत्री ने पंचायतों से जल संरक्षण के लिए काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि में देश को स्वावलंबी बनाने के लिए तेजी से काम करना जारी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन गांवों के सरपंचों को भी सम्मानित किया जहां 100% धुएं रहित रसोई घर, 100% टीकाकरण और 100% विद्युतीकरण हुआ है। उन्होंने मंडला के मनेरी में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले LPG बॉटलिंग प्लांट की भी आधारशिला रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है नीति आयोग में चेयरमैन हैं, स्पेशल सेल ऑन लैंड पॉलिसीज में और ग्रामीण भारत में खासी प्रकार रखते हैं, डॉक्टर तजामुल हक साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सर, जिस तरीके से आज हमने देखा पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, खासतौर पर बजट को लेकर, उसे इम्प्लीमेंट को लेकर, आपके नज़रिए से क्या इस वक्त फोकस जो है वाकई वो पैसा कहाँ खर्च हो, पारदर्शिता को लेकर इस पर ज़्यादा करने की ज़रूरत है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया? प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि पैसा तो है, लेकिन पैसा का सदुपयोग अगर ना हो, उसका मतलब ये है कि गांव में जब कोई पैसा जाता है तो किस चीज़ पे खर्च हो रहा है, किन लोगों पे खर्च हो रहा है और कैसे खर्च हो रहा है, और सही में वो पैसा खर्च हो रहा है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए या ऐसे ही किसी के पॉकेट में जा रहा है, करप्शन जैसे पहले होता था। आपको याद होगा, पहले भी राजीव गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि गांव में अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसका 15 पैसे भी लोगों को नहीं मिल पाता और बाकी पैसा सारे इधर उधर करप्शन में चला जाता है। अभी सिचुएशन में बदलाव कुछ आया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की जब बात हम करते हैं, चारों तरफ इतने सारे चीज़ स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस बिल्डिंग भी हुआ है, तो लोगों को बताया जाता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से सुधार की ज़रूरत है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक संकेत या इशारा दिया कि पैसा बहुत है, लेकिन पैसा को खर्च सही ढंग से करोगे तो गांव का बदलाव आएगा, गांव में बदलाव। और गांव को बिना बदले हिंदुस्तान का बदलाव नहीं आएगा। कहने का मतलब, अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान खुशहाल रहे तो पहले गांव के लोगों को खुशहाल बनाओ, और गांव के लोगों को खुशहाल बनाओ कि जो भी गांव के लिए पैसा जाता है उसको सही इस्तेमाल करो और डेवलपमेंट के लिए खर्चा करो, और करप्शन कम से कम हो या ना हो उसका ध्यान रखो। तो उसके लिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव केयर लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पंचायत के नाम से तो हो तो गया, लेकिन अभी भी चूँकि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत होती है, उस पर प्रॉपर वे में कोई भी स्कीम्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। तो वो सारे में एक सभी लोगों को मिल के एक कलेक्टिव वे में, अगर ये पार्टिसिपेटरी वे में चीज़ को करेंगे तो मेरे ख्याल से बदलाव आएगा। और साथ साथ आपने देखा होगा कई स्कीम्स हमारे जो हैं मनरेगा टाइप के, तो जहाँ सोशल ऑडिट है, पार्टिसिपेटरी ऑडिट होती है, तो वहाँ ठीक ढंग से काम होता है। जहाँ लोग इंडिफरेंट हैं, पार्टिसिपेशन लोगों का है नहीं, खाली ऊपर से एक मास्टर रोल भरा जाता है, तो उसमें फिर गड़बड़ी होती है। तो लोगों का भागीदारी सही में, चूँकि आफ्टर ऑल ग्रामीण स्वराज की बात आप जब करते हैं तो ग्रामीण स्वराज के लिए प्रधानमंत्री जी का एम्फेसिस ये भी है कि सुराज भी हो, गुड गवर्नेंस हो, तो तभी जाके सब बदलाव हो जाएगा। पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट था और जिसको अमल में लाने के लिए उतारा गया, क्या आपको लगता है कि जो एक बड़ी चिंता उस भाषण में भी दिखती है, और इससे पहले भी कई बार ये मौका जब ऐसा आया कि पंचायती राज की लोअर यूनिट, जिसकी हम ग्राम पंचायत की जब बात करते हैं, वहाँ पर राजनीतिक दखलंदाजी या राजनीति उसमें आने से वो अपने मोटिव से कहीं कुछ बदल रही है या बिगड़ रही है? क्या वाकई ये है और इसे बचाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, वही हुआ है। पहले एक ज़माना था जबकि मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि वो अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही, कि जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तब गांव में किसी तरह का जाति के आधार पर या किसी भी तरह का आधार पर दंगा फसाद कभी कुछ होता नहीं था, और लोग एकजुट होके जो भी अच्छा आदमी होता था उनको चुनते थे, नेता मानते थे, और उनकी सलाह से देश अपने गाँव में कैसे काम होना है उसको करते थे। गांव में कहीं भी कुछ क्राइसिस आ जाए तो सब लोग एक साथ आ जाते थे और आके उस समस्या का समाधान करते थे। अब वो कलेक्टिव सेंस नहीं रह गया। अब क्या हो गया कि एक तो है कि हर चीज़ में सरकार के ऊपर डिपेंडेंस हो गया, सरकार ऊपर से कुछ पैसा दें तभी जाके कुछ काम शुरू करेंगे, और फिर जाके उसमें से जैसे मैंने कहा, अगर गुड गवर्नेंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर पैसा का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। इसलिए फिर इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी जैसा बदलाव आना चाहिए था गांव में, अभी तक वो बदलाव आया नहीं है। एक तो वो है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि जहाँ इतनी सारे बातें हो रही है आजकल, ये सारे बातें पहले नहीं होने से गांव में जब शांति होती है और लोग मिल के कोई भी क्राइसिस आता है उसका सामना करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम का समाधान भी निकलता है और आगे प्रगति भी होती है। तो इसीलिए गांव में शांति भी ज़रूरी है, एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है, और एकजुट होकर वॉचडॉग के रूप में भी काम करिए। आपकी इतना पैसा जब आ रहा है सरकार से तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो, सब लोग मिल के प्लान करिए और उसका यूटिलाइज करिए, तो फिर डेवलपमेंट होगा। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया, हर सिस्टम में खामी रहती है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है।
इस पूरे के पूरे सिस्टम को आपने क्योंकि करीब से देखा है, पॉलिसी के लेवल पर, इम्प्लीमेंट करने के लेवल पर कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, क्या आपको लगता है इसमें कुछ और मेजर बदलाव की ज़रूरत है जिसकी तरफ बढ़ना चाहिए हमें सरकार को? बिल्कुल, इसमें मेरे हिसाब से एक दो कमियां अभी भी बहुत है, एक दो कमियां तो है ही, जिसको नंबर 1 मैं कहूँगा कि जो पंचायत में इलेक्ट होकर आते हैं लोग, उसमें अवेयरनेस की बहुत कमी है। ट्रेनिंग चाहिए उनको भी, कैपेसिटी उनकी जब तक आप बिल्ड नहीं करेंगे नॉलेज के रूप में, अवेयरनेस के रूप में, तो इतने सारे स्कीम्स उनके पास दे दिया जाता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, वो उनको सोचने समझने में ही टाइम लगता है, तब तक वो बीच लिएगा और फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसमें होते हैं वो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं गलत तरीके से। तो वो एक उस लूप होल को प्लग करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग और अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, और इसके बिना वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे जितना उनको करना चाहिए, और फिर जो करप्शन वगैरह होता है उसको चेक करना वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जानकारी, नॉलेज इज पावर जिसको कहते हैं, एक तो वो है। दूसरी बात है कि जो भी पैसा आया किसी भी स्कीम के लिए हो, उसको इंटीग्रेटेड वे में खर्च करने की ज़रूरत है। अलग अलग स्कीम में, जैसे पंचायत में मनरेगा पे दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पीडीएस है, तमाम सारे स्कीम्स हैं, लेकिन उसमें कन्वर्जेंस नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। वो अगर कन्वर्ज वे में एक इंटीग्रेटर में करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, खर्चा कम होगा और रिजल्ट्स भी अच्छा आएगा। तो ये दो चीज़ों की कमी तो मुझे हर जगह दिखती है, जो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। भारत के मुख्य न्यायाधीश और पद से जुड़े तमाम नियम, क्या कहता है संविधान और क्या है इससे जुड़े अधिनियम, कौन बनता है चीफ जस्टिस और कौन करता है जजों का चयन। देखिए विशेष भारत के मुख्य न्यायाधीश शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों के नोटिस पर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक वकीलों के एक समूह से आज सभापति ने कहा कि नोटिस खारिज करने का फैसला सभी नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में आ रही खबरों को देखते हुए वो बीते 1 महीने से नियम प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे। उनके मुताबिक सभापति का कार्यालय महज डाकघर नहीं है, बल्कि उन पर संवैधानिक जिम्मेदारी है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को हटाने का नोटिस खारिज करने का फैसला 1 महीने के विचार विमर्श के बाद लिया गया है। सभापति ने ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के 10 वकीलों से मुलाकात के दौरान की। ये वकील नोटिस खारिज करने के फैसले के लिए सभापति को धन्यवाद देने आए थे। सभापति ने कहा कि मैं बधाई का पात्र नहीं हूं, मैंने वही किया जो ऐसे मामलों में राज्यसभा के सभापति से अपेक्षा की जाती है। राज्यसभा के कुछ सम्मानित सदस्यों की अपनी राय है और उसे सामने रखने का उन्हें अधिकार है, जबकि मेरे पास एक जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम किया और मैं संतुष्ट हूं। सूत्रों के मुताबिक सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ नोटिस आने की खबरें मीडिया में देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता, इसके नतीजे और समय पर निर्णय की आवश्यकता को देखते हुए बीते 1 महीने से प्रावधानों, प्रक्रियाओं और पूर्व में लिए गए फैसलों का अध्ययन कर रहा था। सभापति के मुताबिक जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3 के तहत प्राथमिक तौर पर राज्यसभा के सभापति के लिए यह देखना जरूरी है कि नोटिस को स्वीकार किया जाए या फिर खारिज। इस मामले में सभापति की खास जिम्मेदारी है और वो महज डाकघर की भूमिका में नहीं हो सकते। सभापति के लिए जरूरी है कि वो संविधान के हिसाब से इस पर फैसला करें, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है। सभापति ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के सबसे बड़े अधिकारी हैं, इसलिए उनसे जुड़े मामले को तय प्रक्रियाओं के मुताबिक जल्द से जल्द सुलझाने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि नोटिस में जो मुद्दे उठाए गए थे उनमें अधिकतर सुप्रीम कोर्ट के कामकाज से जुड़े हुए थे। इन मुद्दों को आंतरिक तौर पर ही सुलझाया जा सकता है, दूसरे तरीके से इन्हें सुलझाना न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप होता। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को हटाने का नोटिस खारिज कर दिया था।
इस नोटिस पर कांग्रेस समेत 7 दलों के 64 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। सभापति ने अपने आदेश में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लाए गए आरोपों में दम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीजीआई दीपक मिश्रा के खिलाफ नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के फैसले को सही बताया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि अपने अधिकार क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है और उसकी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर को नोटिस स्वीकार करने या खारिज करने का पूरा अधिकार है और ये संसद की विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत प्रस्ताव भी दूसरे प्रस्तावों से अलग नहीं है। अरुण जेटली का बयान कांग्रेस के इस फैसले के बाद आया कि वो सीजीआई के खिलाफ नोटिस खारिज करने के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जस्टिस दीपक मिश्रा को हटाने से जुड़े नोटिस का कोई आधार नहीं था और इसका मकसद जजों को डराना था। वित्त मंत्री के मुताबिक ऐसे नोटिस के लिए मजबूत आधार होना चाहिए और ये सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं हो सकते। राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारियों की अटेंडेंस के लिए अब बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आज राज्यसभा सचिवालय का औचक निरीक्षण किया और बायोमेट्रिक मशीनें लगाने के निर्देश दिए। राज्यसभा के अधिकारियों के मुताबिक ये पहला मौका है कि जब सभापति ने इस तरह अचानक पहुंचकर दफ्तर में कामकाज और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सभापति ने सचिवालय में स्थित कई दफ्तरों का दौरा किया। इस दौरान कुछ कर्मचारी दफ्तर से नदारद मिले। सभापति ने सचिवालय में स्थित दफ्तरों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद सभापति ने सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सभापति ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है कि सचिवालय के कर्मचारियों में कई मौकों पर निर्धारित समय से ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है और जिस दौरान संसद में सत्र चल रहा हो तब अक्सर ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक मशीनें लगने से कर्मचारियों में जवाबदेही और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ेगा। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को कार्य के वातावरण में सुधार सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच करने के निर्देश दिए। सभापति ने कहा कि सक्षम कार्य वातावरण उत्पादकता बढ़ाने में एक प्रेरक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सीलिंग मसले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश सुनाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल टास्क फोर्स को यह आदेश दिया कि 2 हफ्ते में पब्लिक रोड और फुटपाथ से अवैध कब्जों को हटाया जाए। कोर्ट ने सवाल भी पूछा कि अवैध कॉलोनियों में 7-7 मंजिला इमारतें कैसे बनाई गईं। कोर्ट ने कहा कि अगर नियमित कॉलोनियों में बिल्डिंग बायलॉज हैं तो फिर अवैध कॉलोनियों में क्यों नहीं। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों को इजाज़त क्यों दी जा रही है। वहीं केंद्र ने कहा कि 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1218 कॉलोनी ऐसी हैं जिन्हें प्रोविजनल मंजूरी दी गई है। केंद्र के इस जवाब पर कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि सरकार के अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले से अवैध काम को बढ़ावा मिल रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भूमिगत जलस्तर पर भी सवाल किया। और बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है। नामांकन के आखिरी दिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बादामी सीट से पर्चा भरा, तो वहीं सीट पर सिद्धरामैया के खिलाफ बीजेपी ने बी श्रीरामुलु को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने आज ही अपना नामांकन दाखिल किया। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 27 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा हो गया। मैसूर की चामुंडेश्वरी सीट के बाद कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को बादामी सीट से भी पर्चा भर दिया। बीजेपी ने सिद्धरामैया के खिलाफ बादामी से बी श्रीरामुलु को उम्मीदवार बनाया है। बी श्रीरामुलु ने भी बादामी सीट पर आखिरी दिन पर्चा भरा। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। बीजेपी ने सिद्धरामैया के 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री होकर भी अब डर गए हैं, वो भाग रहे हैं। चामुंडेश्वरी से बादामी से कोप्पड़ वो भाग रहे, लेकिन अब जनता से भाग नहीं सकते।
जनता उनको परास्त करेगी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि राज्य की जनता इस बार भी सिद्धरामैया पर भरोसा जताएगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का मिशन कर्नाटक कभी सफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में आए हुए 35 दिन हो गए हैं, पर वो चाइना या विदेश यात्रा ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और जो चुने हुए इनके कैंडिडेट्स हैं वो वापस विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से आज एक माहौल बन चुका है जहां भारतीय जनता पार्टी अब समझने लग गई है कि यहाँ पर इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जिस तरीके की ये राजनीति फैलाना चाह रहे थे, ध्रुवीकरण की राजनीति फैलाना चाह रहे थे, वो हो नहीं पा रहा है और इनका जो मिशन कर्नाटका है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कर्नाटक में जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस भी पूरा जोर लगा रही है। लास्ट टाइम 48 सीट्स वर लॉस्ट बाय 1000 votes to 2000 votes. So that will help me. Which one would you prefer? No, I am nothing to bother on this. First, Karnataka. My concern is Karnataka. But it's not off your plate. No, I have not yet applied my mind. Let us be frank. कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार 4 करोड़ 96 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए 56,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। राज्य की 224 सीटों पर 12 मई को मतदान होना है। सभी सीटों पर ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। नतीजों का ऐलान 15 मई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल में आज सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान सेना का एक जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मारे गए चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे। सेना के त्राल इलाके में स्थित लाम के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली और जिसके बाद इलाके की घेराबंदी हुई। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और गोली लगने की वजह से शहीद हुए सेना का जवान और पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दम तोड़ दिया। भारत का कहना है कि आतंकवादी गुटों को समर्थन, वित्तीय सहायता और पनाह देने वाले देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सभी मतभेदों से ऊपर उठकर आतंकवाद से लड़ने के लिए कारगर रणनीति बनाने की अपील की। उन्होंने वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद बढ़ने पर भी चिंता जताई। सुषमा स्वराज ने कहा कि दुनिया का बाजार समावेशी, समानतापरक और परस्पर हितों के लिए संतुलित होना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बीजिंग की बैठक में भारत ने आतंकवाद और संरक्षणवाद के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद मौलिक मानवाधिकारों, जीवन, शांति और समृद्धि का दुश्मन है। मतभेदों से परे एकजुट होकर इसके खिलाफ प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि आतंकवाद को प्रोत्साहित, समर्थन और धन मुहैया कराने वाले देशों की पहचान हो। आतंकवादियों और आतंकी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह देने वाले देशों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ देशों की ओर व्यापार बाधा के जरिए संरक्षणवाद को बढ़ावा देने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संरक्षणवाद को हर रूप में खारिज किया जाना चाहिए और व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए अनुशासनात्मक कदम उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए। सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में कोई भी सुधार तब तक अधूरा रहेगा जब तक सुरक्षा परिषद में वर्तमान वास्तविकता के मुताबिक ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जून में चीन में ही होना है। इसकी तैयारियों को लेकर सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक हो रही है। शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्यीय देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। जून 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया को अब एहसास हो गया है कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि राजनीतिक सुविधा के लिए आतंकी समूहों को पनाह देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने सीमा पार आतंकवाद के साथ ही अतिवाद, साइबर सुरक्षा और नशीले पदार्थों की तस्करी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को आपस में मिल बैठकर सुलझाए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान की मौजूदगी में उन्होंने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले बीजिंग दौरे पर निर्मला सीतारमण ने चीन के रक्षा मंत्री वई फेंग से मुलाकात की। इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री से उन्होंने कहा कि किसी मसले पर मतभेद दोनों देशों के बीच संबंधों में विवाद के रूप में नहीं बदलने चाहिए। निर्मला सीतारमण के इस बयान को डोकलाम गतिरोध के चलते दोनों देशों के बीच बने तनाव के माहौल की पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 अप्रैल को चीन का दौरा करेंगे। वुहान में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर वार्ता करेंगे। चूंकि ये अनौपचारिक शिखर वार्ता है, इस वजह से इस दौरान न तो किसी करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और न ही कोई साझा बयान जारी होगा। चीन के उप विदेश मंत्री कांग जुआनू ने साफ किया कि इस दौरान दोनों नेता आपसी विश्वास को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसमें मतभेदों को दूर करने पर खास जोर होगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को भविष्य के लिए मजबूत करने के लिए व्यापक, दीर्घकालिक और रणनीतिक मुद्दों पर गहन बातचीत होगी। दोनों नेताओं का नए लक्ष्यों को तय करने के साथ ही आगे बढ़ने पर बातचीत होगी। चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर उत्साहित है और चीन का कहना है कि इस दौरे से सिर्फ चीन और भारत के लोगों का ही नहीं फायदा होगा, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के लिए भी ये बेहद अहम होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।